हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9th का हमारा चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि जो गुलामी उस समय के दौरान चल रही थी वो फाइनली खत्म कब होती है और कैसे होती है। अबॉलिश करने का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्लेवरी के बारे में। ओके, so the colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. तो बच्चों यहाँ पे कॉलोनीज की बात करी जा रही है। कॉलोनाइजेशन उस समय से ही चालू हो गया था जब यूरोपियंस के पास पावर आ गई थी। तो वो क्या करते थे, यूरोपियन पावर्स अलग अलग जगहों को अपनी कॉलोनी बनाना चालू कर देते थे, कब्जा करना चालू कर देते थे। तो यूरोप की ही जो कॉलोनीज करेबियन आइलैंड्स में थी, जैसे कि मार्टिनिक में, ग्वाडेलोप में, सैन डोमिंगो में, यहाँ पर बहुत सारी कमोडिटीज को बनाया जाता था, मतलब खेती करी जाती थी, उगाया जाता था, प्रोड्यूस करा जाता था। ठीक है, जैसे कि टोबैको है, इंडिगो है, शुगर है, कॉफी है, तो बहुत सारी प्रोडक्शन इन कॉलोनीज में होती थी। The reluctance of the Europeans to go and work in the distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. लेकिन जो यूरोपियन पावर्स थी, उनके जो लोग थे, जो कि प्लांटेशन ओनर्स थे, वो जाकर अपनी प्लांटेशन में तो काम नहीं करेगा। अब मैं हूं, ठीक है, मैं सपोज एक देश में बैठी हूं और मैंने ना कहीं दूर किसी देश में एक मेरा खेत वेत प्लांटेशन है, बड़ी बड़े जो है एस्टेट्स हैं। अब मैं तो वहां जाके खुद लेबर का काम नहीं करूंगी ना। तो यही चीज बताई जा रही है कि जो यूरोपियंस थे वो खुद नहीं जाते थे, वो खुद जाके काम नहीं करते थे दूर दराज के इलाकों में, अनफेमिलियर लैंड्स में, एंड इसकी वजह से एक शॉर्टेज ऑफ लेबर हमको देखने को मिलती है ऑन द प्लांटेशंस। तो प्लांटेशंस में एक शॉर्टेज ऑफ लेबर पाई जाती है। इट वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ये जो शॉर्टेज थी, इसी शॉर्टेज ऑफ लेबर को पूरा करने के लिए हमारे यूरोपियंस ढूंढने लगते हैं स्लेव्स को, क्योंकि उन्हें चाहिए होते हैं वो लोग जो कि जाकर उनकी प्लांटेशन पे काम कर सके, क्योंकि पैसा तो उसी से कमाया जाएगा। तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का मतलब है कि यूरोप के जो जैसे लोकल चीफ्स थे, ये सब थे, इनकी प्लांटेशंस थी अमेरिका में। ठीक है, तो यहां पर क्या थी, यहां पर थी प्लांटेशंस। यहां पर यूरोप में रहते थे हमारे प्लांटेशन ओनर्स, ठीक है, और स्लेव्स ये लोग लाया करते थे अफ्रीका से। ठीक है, तो प्लांटेशन ओनर्स स्लेव्स यहां से खरीदते थे, स्लेव्स को प्लांटेशंस में भिजवाया जाता था, प्लांटेशंस में खेती वगैरह होती थी और वही कमोडिटीज को फिर यूरोप में बेचा जाता था। तो इस तरीके से ट्रायंगल बन गया ना। तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा है, ये लोग यहां से खरीद रहे हैं, यहां भेज रहे हैं, फिर ये सामान यहां पे आके बिक रहा है। तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो है वो उस समय के दौरान चल रहा था। आगे देखिए क्या होता है। स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में चालू हुआ था, यानी कि 1600 के टाइम पीरियड से। एंड द फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डियोक्स एंड नांटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल chieftains. 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean and then sold to the plantation owners. तो देखो होता क्या था, फ्रेंच मर्चेंट्स जो हैं, जो मर्चेंट्स हैं, ये जाते थे बुर्दियो और नांटेस के जो पोर्ट्स थे यूरोप में, वहां से ये लोग जाते थे अफ्रीका तक। यहाँ पर ये स्लेव्स को खरीदते थे लोकल चीफ से। ठीक है, तो वहां के जो लोकल चीफ्स हैं उनसे स्लेव्स को खरीदा जाता था, फिर इन्हीं स्लेव्स को लेकर जाया जाता था करेबियन आइलैंड्स में या फिर अमेरिका तक। तो 3 महीने की लॉन्ग वॉयज, बहुत लंबा जो रास्ता है, वॉयज का मतलब होता है सफर जो है, 3 महीने का लंबा सफर तय करना पड़ता था अटलांटिक से लेकर करेबियन तक, और फिर जो है ये वहां पर जाकर प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया करते थे। तो हम देखते हैं कि दिस was used to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. और फिर वही प्लांटेशंस में जो सामान बनाया जाएगा, मतलब प्रोड्यूस करा जाएगा, उसी सामान को फिर यूरोप लाकर उसको बेच दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या, फ्रेंच मर्चेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं अफ्रीका तक, यहाँ पे लोकल चीफ से स्लेव्स को खरीदा जा रहा है, फिर उन्हें यहाँ पे प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था, फिर वो स्लेव्स जो है काम किया करते थे प्लांटेशंस पर, और प्लांटेशंस में जो भी कमोडिटीज उगती थी फिर उनको यूरोप की मार्केट्स में बेचा जाता था। तो दिस वाज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। लेट्स मूव अहेड और जरा देखते हैं कि क्या हालात थी स्लेवरी की और क्या किसी ने इसको रोका या चलने दिया। तो देखते हैं। तो लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी थ्रू आउट द 18th सेंचुरी। तो यार जब हमारे लुई 16 का शासन था तो उस टाइम पे तो स्लेवरी को क्रिटिसाइज तक नहीं करा जाता था, आलोचना तक नहीं करी जाती थी, ऐसा लगता था नॉर्मल ही चीज है, मतलब इंसानों को खरीद बेच ही तो रहे हैं काम करने के लिए, है ना। तो नॉर्मल सी चीज मानी जाती थी, बिकॉज
राजा के जो नोबल्स थे और वो सारे आसपास के लोग थे, वो सब मतलब दे वर द प्लांटेशन ओनर्स, तो ऑब्वियसली उनको वो निराश थोड़ी ना करेंगे और काम धंधा चलता रहे, इसी वजह से क्रिटिसाइज तक नहीं करा जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब नेशनल असेंबली आई है ना, तो long debates were held about whether the rights of the man should be extended to all the French subjects, including those in the colonies, but it did not pass any laws. Why? अब नेशनल असेंबली आती है तो स्लेवरी का जो टॉपिक है काफी ज्यादा उस पर डिस्कशन होता है कि जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, क्या वो स्लेव्स को भी मिलने चाहिए, क्या उनको भी आजादी मिलनी चाहिए। तो इस पर ना काफी डिबेट्स होते रहते हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं लिया जाता और कोई भी कानून को पास नहीं करा जाता स्लेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों नेशनल असेंबली में भी वेल्दियर सेक्शंस थे, है ना, समाज का जो अमीर तबका था वो मौजूद था। अब वो अमीर तबके के ही तो लोग थे जो कि प्लांटेशन ओनर्स थे, तो हाउ वुड दे ऑफेंड देम? दे कैन नॉट ऑफेंड देम बाय स्टॉपिंग स्लेवरी। दैट इज व्हाई नो एक्शन वाज टेकन ऑल्दो डिबेट्स वर हेल्ड। सो फाइनली जब कन्वेंशन आती है, यानी कि जो लेस प्रॉस्परस सेक्शंस, जो गरीब लोग हैं समाज के, जब वो पावर में आते हैं, तब जाकर 1794 में जितने भी स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया जाता है, ऑल द स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। तो स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश करा जाता है कन्वेंशन के शासन के आने के बाद में। लेकिन डायरेक्टरी के टाइम पर भी स्लेवरी अबॉलिश देते हैं, लेकिन 10 साल बाद जब नेपोलियन, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर है, वो फ्रांस में आ जाते हैं, तो बच्चों स्लेवरी को फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, फिर से स्लेवरी आ जाती है। तो एक बारी हटी तो थी कन्वेंशन के रूल के दौरान, लेकिन नेपोलियन जैसे ही आए तो फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब इसका यह मतलब है कि नेपोलियन ने क्यों करा होगा? क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से उनका बेसिकली काम ये था कि जहां से पैसा आ रहा है आता रहे, और ट्रेड जो है, ट्रेड तभी हो पाएगा जब स्लेवरी, जो स्लेव्स हैं वो काम करेंगे प्लांटेशंस में। तो फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया एंड फाइनली हम देखते हैं कि सारी फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी अबॉलिश होती है 1848 में। तो 17th सेंचुरी से चलती हुई स्लेवरी बीच में थोड़े 10 साल के लिए अबॉलिश हुई थी, लेकिन फिर से स्लेवरी चलती रही और फाइनली जाकर 1848 में स्लेवरी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाता है। वैसे भी बच्चों आप खुद सोचिए कि किसी इंसान को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो दैट इज इनह्यूमन, राइट? हाउ कैन ह्यूमन बींग्स डू दैट? लेकिन ऐसा चलता था उस टाइम पे। अमीर जो हैं कुछ ज़्यादा ही अपनी वो दिखाते थे पावर, पैसे की पावर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती थी। Obviously गलत है, but yes, finally 1848 में it got abolished. Now we'll continue the chapter in the next session. I hope you liked it. तब तक के लिए take care and bye bye.